आंदोलन की कोख से निकले देश के बड़े नेता रामविलास पासवान को देश ने दी अंतिम विदाई। पटना के दीघा घाट पर दिवंगत नेता का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर दिया जाएगा मालिकाना अधिकार। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण कार्य में दिखने लगी है तेजी। एक मंजिल के तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से भेजा जा रहा है मंदिर स्थल। अधिक उम्र के लोग कोरोना से बचाव के लिए रहें सतर्क। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को संक्रमण कम, लेकिन मृत्यु दर अधिक। ग्रामीण आबादी के बजाय शहरी आबादी के पुरुषों में हुआ अधिक संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को आज पटना में अंतिम विदाई दी गई। पटना के दीघा घाट पर दिवंगत नेता का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रामविलास पासवान का बृहस्पतिवार शाम दिल्ली में निजी अस्पताल में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना पहुंचा था। अपने नेता को बड़ी संख्या में लोगों ने घाट पर जाकर अंतिम विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के संपत्तियों से जुड़े संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण को लॉन्च करेंगे। लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा। 6 राज्यों को 763 गांव के लाभार्थी इसमें शामिल हैं। इससे ग्रामीण संपत्ति के मालिकों को आर्थिक फायदा होगा और संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़े भी खत्म होंगे, जो कभी कभी दशकों तक चलते थे। इन प्रतियों को उनके मालिकों द्वारा लोन लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में भी मदद करेगा। 24 अप्रैल को पीएम द्वारा शुरू की गई स्वामित्व परियोजना के तहत प्रतियों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल रविवार को प्रदेश के 37 जनपदों में भू स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को भू स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा जो आबादी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनके पास भूमि से संबंधित कोई आधारभूत प्रमाण पत्र नहीं है। आजमगढ़ जनपद के सदर तहसील के तिवारीपुर गांव के घनी आबादी क्षेत्र में रहने वालों को इस योजना के तहत ड्रोन सर्वे करके मालिकाना हक दिया जाना है, जिसमें अभी तक 60 लोगों को चयनित किया गया है, जिसमें ऐसे कामगार, अपाहिज व बुजुर्ग शामिल हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। सर, सोनम नाम हमारा है। हमारे पास ज़मीन का कागज़ नहीं था और आज कल हमको ज़मीन का कागज़ मिल जाएगा। हम बहुत खुश हैं इस बात से। हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और जो है, हम लोग बहुत दिक्कत में थे, इससे हम लोग की खुशी है। मेरा घर आबादी में दर्ज नहीं था, आज दर्ज हो गया। अब बहुत उससे बड़ा मुझे बहुत फ़ायदा है। आज मैं उस मकान का हकदार हो गया हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम ड्रोन सर्वे द्वारा आबादी की ज़मीन को लोगों के नाम करना है और जितनी आबादी है हम लोग उसको पहले तो चूना से गिराए, फिर ड्रोन कैमरा ऊपर से कैमरा लिए, फोटो लिए, उसके बाद नक्शा बनाए, फिर उन लोगों का नाम दर्ज किए चौहद्दी के द्वारा। और कल इन लोगों को प्रपत्र मिल जाएगा, जिससे इन लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। और जो पेपर नहीं था इनके पास ज़मीन का, अब ज़मीन का पेपर हो जाएगा।
स्वामित्व योजना है जो भारत सरकार की है, इसमें भूमि अभिलेख हैं जो उनके आधुनिकीकरण की तरफ एक बहुत बड़ी पहल है। आबादी का जो हमारा एरिया था उसमें काफ़ी विवाद रहते थे और कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं था भूमि स्वामी के पास जो उनके स्वामित्व को दर्शाता हो। तो उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम है। इसमें ड्रोन सर्वे से जो है पूरे जो आबादी का एरिया है उसको मैप किया गया है। जो भी जिसके पोजेशन में है, जो उसका जिसके पास मालिकाना हक है, उसको जो है इसके अंदर जो है भूमि स्वामित्व का प्रपत्र दिया जाएगा, ताकि भविष्य में यदि कभी भी उसको दर्शाना है कि ये मेरा ज़मीन है या मेरा मकान है, तो वो बहुत आसानी से उसको दर्शा सकता है उस प्रमाण पत्र के जरिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का काम प्रगति पर दिख रहा है। कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर ले जाने का कार्य शुरू हो गया है। L&T कंपनी इन पत्थरों को मंदिर परिसर में ले जा रही है। पत्थरों का वैदिक रीति रिवाज से विधिवत पूजन किया गया और फूल मालाओं के साथ इन्हें मंदिर स्थान के लिए भेजा गया। राम भक्तों और साधु संतों ने भगवान श्री राम के नारे लगाकर इन पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर स्थल के लिए भेजा। नींव की खुदाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। एक मंजिल बनाने के लिए 1 लाख घन फुट पत्थर तराशे जा चुके हैं। 2 मंजिल बनाने के लिए पत्थरों के तराशने का काम जारी है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की भूमि पूजा की थी और धीरे धीरे देश के लोगों की आशाओं के अनुरूप मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक मंजिल का काम पूरा हो चुका है। अभी जो नक्शे में परिवर्तन हुआ है वो 2 मंजिल का था, वो 3 मंजिल का हो गया। तो कम से कम हमारे पास 1 मंजिल का पत्थर तैयार है। अभी 2 मंजिल का काम बाकी है। वही राम जन्मभूमि वहीं करवाएंगे, L&T कंपनी वाले वही सब काम वहीं कराएंगे। आज भगवान राम का ये मंदिर जिसकी कल्पना भक्तों को बहुत दिनों से थी, कार्यशाला में पत्थर देख करके देश का लाखों लाख लोग जा चुका है। ये मंदिर तैयार होगा, कब तैयार होगा? आज वो पत्थर जो लोगों ने वर्षों से देखा था वो उठ करके राम मंदिर में लगने के लिए राम मंदिर परिसर में जा रहा है। ये पत्थर उस स्थानों पर यथा समय लग सके उसके पूर्व तैयारी होती है। इनकी सफाई है, इनका रख रखाव है, जिससे ठीक समय पर ठीक पत्थर ठीक जगह लगाए जा सकें। रामलला का जो काम चल रहा है वर्षों से, उनके पत्थर जो यहाँ तैयार पड़े हुए हैं कार्यशाला में, तो उसकी आज ये शुरुआत की है जन्मभूमि में ले जाने की। तो हमने भाई एक तो क्रेन मंगवाई है और एक ट्रक मंगवाया है, और उसकी जो पत्थर ले जाने में जो हमको सामग्री लगती है उसकी पैकिंग वगैरह वो सब साथ में लेके आए हैं, और उसको व्यवस्थित यहाँ से ले जाके वहाँ जन्मभूमि में रखेंगे। जन्मभूमि में वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म पे ले जाके अभी हम शिफ्ट करेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला में मेरठ के कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सरयू नदी की तट पर होने वाली रामलीला में पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर कुंभकर्ण का किरदार निभाएंगे, जबकि उनके छोटे बेटे परमिंदर सिंह शत्रुघ्न की भूमिका निभाएंगे। राम का किरदार निभा रहे सोनू डागर और मां सीता की भूमिका अदा कर रही कविता जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या में होने वाली इस रामलीला को लेकर सभी कलाकार उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रामलीला को भव्य बनाने के लिए सारे प्रयास किए हैं। इस रामलीला का लाइव टेलीकास्ट सैटेलाइट न्यूज चैनल और सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रसारित किया जाएगा। भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भरत की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं मनोज तिवारी अंगद और बिंदु दारा सिंह हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे। फिल्म स्टार शाहबाज खान रावण, राजा मुराद अहिरावण और असरानी नारद के पात्र में नजर आएंगे। पूरे देश के अंदर विशिष्ट स्थान है हमारी इस क्रांति धारा मेरठ का। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि हमारे आदरणीय जो हमारी रामलीला कमेटी है, जो उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, और मेरे डायरेक्टर साहब परवेज जी ने जो 15 दिनों से दिन रात रिहर्सल में मेरे अंदर जो परिवर्तन करके और मुझे इस कैरेक्टर में ढालने का काम किया है। रील और रियल दोनों चीज़ों मेरे सामने है। मैंने रियल में जो भूमिका अपने बेटे के लिए निभाई मेरठ की धरती पे, वही मैं मंच पे अपने भाई के लिए, यानी कि कुर्बानी बलिदान, बताओ आप लोग गवाह नहीं हो क्या मेरठ में? वही तो है। तो मुखिया गुर्जर तो साक्षात, चूंकि मैं
पूजा पाठी भी हूँ और भक्त भी हूँ, तो वही मुझे किरदार मुझे दिया। तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाकी प्रैक्टिस चल रही है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था कि वो चलते कैसे थे, थोड़ा बहुत टीवी में देखा था। तो मैं रामायण देखता हूँ उसके लिए कि राम जी कैसे स्माइल करते थे, कैसे चलते थे, कैसे धनुष पकड़ते थे, और जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ के हमारे सर हमें बताते हैं कि कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन किस डायलॉग पे देने, वो सारा काम हमारे सर कराते हैं। तो बस वही तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मतलब बहुत अच्छे से इसको निभाऊँ। बोलूँगी कि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है। रामलीला हर साल होती है, लेकिन इस बार जो वहाँ पर जो आधारशिला रखी गई है, उसके बाद ये पहली रामलीला है जो बहुत बड़ी, विश्व की सबसे ऐतिहासिक रामलीला है। तो मैं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं सीता माता के किरदार को निभा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जनहानि को रोकने के लिए योजना पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर मासिक समीक्षा की जाए तथा जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। दीपावली से पूर्व सड़क सुरक्षा संबंधी अभियान संचालित किए जाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है और होर्डिंग लगाए जाने की भी जरूरत है। शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा किया जाए। दुर्घटना बाहुल्य वाले क्षेत्रों के समीपवर्ती ट्रामा सेंटरों में चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ओवरलोडिंग रोकने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त टीम बनाकर काम करे। लोग जो भी इससे संबंधित विभाग हैं वे इस पर विचार करें। हेल्थ विभाग के द्वारा भी जो भी बात हुई है 108 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, ट्रामा जो आपके बने हुए हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए जहां आप मैन पावर दे सकते हैं मैन पावर दीजिए, नहीं तो IMA के साथ मिलकर के हम लोग कैसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं या कोई प्राइवेट पार्टी भी लेकर के उसको ट्रामा संचालित कर सकती है। हमें तो पब्लिक को सुविधा देने से मतलब है, तो सुविधा मिले तो उसके बारे में हमें इसको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसको लेकर के चलें और जो 2030 का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग 50% जो है कमी दुर्घटनाओं में हमें लाना है, तो स्वाभाविक रूप से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी एक आवश्यक शर्त है। तो उस उद्देश्य से हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय सभी लोग मिलकर के कार्य करें और अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्य और हर महीने इसकी समीक्षा हो। विभागीय मंत्री को विभागीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसकी रिपोर्ट करें। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हर महीने जो रिव्यू हो मुख्यमंत्री कार्यालय को इसके बारे में अवगत करा करके बताएं क्या प्रोग्रेस और कौन विभाग हैं जिनके कार्य में अभी भी शिथिलता है। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी स्वयं समीक्षा करेगा। हर 6 महीने के बाद मैं स्वयं ही इसकी समीक्षा करूंगा। ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को, यानी अप्राकृतिक मौतों के जो कारण हैं उसमें जो सबसिडी मौतों का कारण जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, इनका पर हम प्रभावी नियंत्रण लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बरेली में वर्ष 1999 से बंद पड़ी रबड़ फैक्ट्री को अब इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने प्रदेश सरकार से बात की है और जल्द ही फैक्ट्री के बंद होने से बेरोजगार हुए कर्मचारियों को बकाया अदा करने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रबड़ फैक्ट्री की खाली पड़ी जमीन पर रक्षा मंत्रालय जल्द ही बड़ा कारखाना लगाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान ले रही है और जल्द ही इस रबड़ फैक्ट्री के दिन बहर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था। अब मुख्यमंत्री जी ने रबर फैक्ट्री के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, जो इसके सारे बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कितनी देनदारी है और किस किस की उसमें हिस्सेदारी नज़र आ रही है, इसको निस्तारित करके रबर फैक्ट्री का एक सही उपयोग हो। वैसे हमने भारत सरकार से मैं आग्रह किया है कि केंद्र का कोई यूनिट लग जाए, ख़ास तौर से डिफेंस का, तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। और डिफेंस वाले अब इस रुचि में है कि कहीं ना कहीं उद्योग धंधा लगाने का काम करें। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। घड़ियों भर की देरी बच्चन पर पड़ जाला भारी,
कि तो जान पे बनी आवे कि तो जिंदगी भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िहा। अस्पताल लइहा बच्चन के एमे देर न करिहा भैया, एमे देर न करिहा। हाँ, बुखार में देरी पड़ी है भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो काहे होखे दिमागी बुखार। अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करा रही हूँ। सुखमय जीवन के लिए त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा अपनाएं। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट की आशा से संपर्क करें। एनएचएम और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो क्यों होगा दिमागी बुखार। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सक्रिय मरीजों की संख्या 4063 है, जबकि कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 40,210 है। डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 3,87,149 है। रिकवरी रेट 89.26% है। 6,353 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 6,000 मामले का विश्लेषण करने से ये बातें निकल कर आई हैं कि 71% पुरुष संक्रमण की चपेट में आए और महिलाएं 29% कोविड से संक्रमित हुई। इनमें 63% शहरी तथा 37% ग्रामीण आबादी शामिल है। 60 से अधिक उम्र के लोग 9.4% लोग संक्रमित हुए, लेकिन मृत्यु दर उनकी 45% रही है। वहीं 51 से 60 उम्र के 13% लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन इनकी मृत्यु दर 25.3% रही है। जो अधिक उम्र के या किसी बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उन्हें ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3099 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 4063 है। इस प्रकार हम निरंतर देख रहे हैं कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या कम होती जा रही है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या अब 40,210 रह गई है और कुल डिस्चार्जेज जो अब तक हुए हैं संक्रमण के पश्चात, वो अब बढ़कर के 3,87,149 हो गए। इस प्रकार प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के पश्चात रिकवरी का प्रतिशत 89% को पार कर गया है और यह 89.26% हो गया है, 89.26%। संक्रमित लोगों में से कुल 6,353 लोगों की मृत्यु हुई है और जो संक्रमण से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसके 6,000 से अधिक मामलों का हमने विश्लेषण किया और पाया कि इसमें 71% पुरुष हैं और 29% महिलाएं हैं। जो संक्रमण से जिनकी मृत्यु हुई उनमें शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोग 63% हैं और ग्रामीण क्षेत्र के 37% हैं। इसी प्रकार जिनमें कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी है उनका प्रतिशत 74% रहा। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि जो हम अगर कुल संक्रमण की बात करते हैं तो जितना कुल संक्रमण अभी तक हुआ है प्रदेश में उसका 9.4% के करीब 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का है हिस्सा। लेकिन मृतकों में 60 वर्ष से जो अधिक लोग हैं उनका हिस्सा 45% है।
तो जहां संक्रमण में उनका हिस्सा 9.4% है, लेकिन मृतकों में उनका हिस्सा 45% है। तो इसीलिए बार बार मैं ये अनुरोध करता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको संक्रमण से हमें बचाना चाहिए, उनको संक्रमण न होने पाए। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एकजुट हो रहा है। वहीं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए जागरूक किया जा रहा है। कानपुर में प्रदेश सरकार में मंत्री नीलिमा कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय लोगों को भोजन से लेकर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई। लोगों से अपील करते हुए नीलिमा कटियार ने कहा कि अभी वायरस का खतरा टला नहीं है, जबकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सभी लोगों को सावधानी बरतते हुए और मास्क लगाना, लगातार हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए 2 गज की दूरी बनाकर रहना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में लगातार कोविड-19 से युद्ध लड़ा जा रहा है। चाहे लॉकडाउन का समय हो और उस समय आवश्यकताओं की उपलब्धता की बात हो, अनवरत उन आवश्यकताओं को आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचाने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रयास हुआ है। अभी वायरस का खतरा टला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस को कवर करना है, मास्क को लगाना है और सैनिटाइज़र लेकर ही घर से बाहर निकलना है। इन बातों का ध्यान रखना है। हमारी ज़रा सी भी लापरवाही हमारे प्रियजनों पर भारी पड़ सकती है। 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं अभियान का शुभारंभ किया तो इसमें कई लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। देश में अलग अलग क्षेत्रों के मूर्धन्य लोगों ने जनता से मास्क लगाने, हाथों को लगातार सैनिटाइज करने, साबुन से हाथ धोने तथा 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है। जब तक कोरोना की दवाई नहीं है तब तक यही बचाव ही लोगों की जान बचाएगा। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने भी प्रधानमंत्री की आह्वान का समर्थन करते हुए लोगों से महामारी से बचने की अपील करते हुए कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। मैं यही क्रिश्चियन धर्मगुरु और क्राइस्ट चर्च के प्रिंसिपल R.K. चैत्री ने भी प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा है कि अभियान बहुत जरूरी है। जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक लापरवाही नहीं, इस पर हमें और आपको अमल करना है। मुसलसल हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का हर मौके पे लिहाज रखना है। और जब तक हम सब मिल करके इस महामारी से लड़ेंगे तभी हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और जाहिर सी बात है, हालात को देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन एक तरीके से खोल दिया है, लेकिन इसमें जो भी प्रिकॉशंस हैं वह हमें और आपको सही तौर पर लेते रहना है, तभी जाकर के हम खुद भी और दूसरों को भी इस महामारी से बचा सकते हैं। क्योंकि जान है तो जहान है। जब हमारी जान महफूज रहेगी तभी हम लोग अपने तमाम त्योहारों को मना सकेंगे, तभी हम लोग तमाम तर काम और धंधा कर सकेंगे। लिहाजा जब तक दवाई नहीं तब तक लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि लॉकडाउन तो समाप्त हो गया है, हमारे आने जाने पर रोक भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम अपने घरों से बिना कारण बाहर ना निकलें। यदि अति आवश्यक है और हमें निकलना ही है तो हम मास्क लगा के निकलें और हम जहाँ कहीं पे जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें। और जब हम वापस आते हैं तो और ज़्यादा हमें एहतियात बरतनी है कि हम आते ही साथ अपने कपड़ों को बदलें, धोएं और अपने आप को भी स्वच्छ रखें। कोरोना से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों
प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उनका लोग जरूर पालन करें। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने अपील की है कि लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए निरंतर हाथों को साबुन से धुलते रहें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी जरूर बनाएं और मास्क जरूर से जरूर लगाएं। इनके अलावा अन्य समाज सेवियों ने भी लोगों से इन बातों का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जन आंदोलन चल रहा है और जो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति को लेकर, वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोगों को भी अपना सहयोग देना चाहिए। बार बार हाथों को आप साबुन से धुलें, खाना खाने से पहले अवश्य हाथों को धुलें, बच्चों को भी धुलाएं और 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, सदा ही याद रखें। मास्क को लगा के कहीं पर भी आप घर से जैसे बाहर निकलते हैं आप मास्क ज़रूर लगाएँ। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इन बिंदुओं पे यदि आप काम करेंगे तो हम कोरोना से अवश्य जीतेंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। कोई भी बीमारी की संभावना हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बिल्कुल ही ढिलाई न बरतें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यही मेरा कहना है। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूर बरतें। जब तक मास्क का प्रयोग करें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से बार बार हाथ धुलते रहें और जब तक दवा नहीं है तब तक कोई ढिलाई न करें। देशवासियों से विनम्र निवेदन कि कोरोना काल अभी समापन नहीं हुआ है। घर से निकलने से पहले मास्क का प्रयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। जब तक नहीं बनी दवाई तब तक नहीं ढिलाई, इसका उपयोग करें और सावधानी बरतें। खुद सावधान रहें, परिवार को सावधान रखें। रायबरेली जनपद में चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सबसे अच्छी घोषित योजना बताई गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने आज ये जानकारी दी एक कार्यक्रम के दौरान दी। वे आज क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान परिसर में मॉडर्न सेमिनार का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की समीक्षा बैठक की। रायबरेली प्रशासन द्वारा इस योजना में किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि गरीबों को विपरीत परिस्थितियों में की गई ये मदद महत्वपूर्ण थी। प्रशासन ने सरकार की योजना का सफल क्रियान्वयन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है और उसमें रायबरेली की स्थिति बड़ी संतोषजनक है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा ग्रामीण विकास विभाग को, पंचायत राज विभाग को, यहाँ के जिलाधिकारी को। मानसिक स्वास्थ्य की कोई भी समस्या आपके पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और बात करते हैं अपनी सुरक्षा की। कोविड फिलहाल विस्तार समाचारों में इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आंदोलन की कोख से निकले देश के बड़े नेता रामविलास पासवान को देश ने दी अंतिम विदाई। पटना के दीघा घाट पर दिवंगत नेता का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर दिया जाएगा मालिकाना अधिकार। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के कार्य में दिखने लगी है गति। एक मंजिल के तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से भेजा जा रहा है मंदिर स्थल। अधिक उम्र के लोग कोरोना से बचाव के लिए रहें सतर्क। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को संक्रमण कम लेकिन मृत्यु दर अधिक। ग्रामीण आबादी के बजाय शहरी आबादी के पुरुषों में हुआ अधिक संक्रमण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।